लेक्चर 40 पार्ट 1 नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब ये इंडियस क्या डील कर रहा है, किसके साथ? वो एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिल रहा है, उसका जो भी अकाउंटिंग होगा, वो एम्प्लॉय को बेनिफिट क्या मिलता है? बहुत सारा बेनिफिट मिलता है उसको। शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है और टर्मिनेशन बेनिफिट मिलता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट मतलब, शॉर्ट टर्म बेनिफिट का मतलब है जैसे कि सैलरी उसको मिल रहा है, या बोनस उसको मिल रहा है, या लीव कॉम्पनसेशन मिल रहा है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जैसे कि उसको प्रोविडेंट फंड जो लगातार लाइफ अपना, जब भी जॉब में था तो उसको पीएफ जो काट रहा था उसको रिटायरमेंट में पैसा मिलेगा, ग्रेट्युइटी मिलेगा, समथिंग समथिंग समथिंग। तो इस सब का जो भी अकाउंटिंग होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंड एस 19 में, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में। ठीक है, चलो। तो इंडेक्स पढ़ने से पहले एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट है वो याद रखने के लिए, क्या कि बुक द एक्सपेंस इन ईयर इन विच इट इज़ अक्रूड। मतलब एक्सपेंस उस साल बुक किया जाएगा अपने बुक्स में जब वो अक्रू कर रहा है। द नॉर्मल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल दो, या उसको तुम अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोल दो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही, कि जिस साल वो एक्सपेंस होना चाहिए, जिस साल का वो एक्सपेंस है उस साल में ही वो लिखाएगा। पेमेंट भले ही कोई साल हो रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल वो लिखाएगा। ठीक, चलो। तो हम लोग इस चैप्टर में 4 चीज़ पढ़ने वाले हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट में जो 4 गो होता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट और टर्मिनेशन बेनिफिट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में। ठीक है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में 3 चीज़ आता है, सैलरी, बोनस और लीव कॉम्पनसेशन। ठीक है, हम लोग जर्नल एंट्री बात करेंगे। जब सैलरी हम लोग देते हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अभी इंडेक्स में हम लोग सैलरी नहीं लिख के हम लिखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ईबी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ईबी चला जाता है पीएल में, पीएल टू ईबी और ईबी टू कैश, मतलब टोटल पीएल टू कैश का ही मतलब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री है जब हम लोग पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर क्या हुआ कि लेकिन क्या हुआ कि हम लोग पेमेंट नहीं किए, मतलब कैश हम लोग नहीं दिए, मतलब कि एक साल का सैलरी 2011-12 का सैलरी हम लोग नहीं दिए, तो क्या बुक्स में लिखेंगे या जिस साल पेमेंट करेंगे उसमें लिखेंगे? अरे भाई अभी बोले थे ना कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, जिस साल का एक्सपेंस है उस साल लिखाएगा, पेमेंट भले ही कोई साल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एंट्री क्या देंगे? अगर कैश में होता है एंट्री, कैश अगर दे दे तो लिखते हैं हम लोग ईबी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ कैश नहीं दे रहे हैं तो लिखेंगे ईबी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैश ना देने की जगह हम लोग एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी का। आउटस्टैंडिंग सैलरी तुम्हारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखेगा, और ईबी तो तुम्हारा पीएल में जाता है, तो ईबी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, और अगले साल जब भी तुम उसका पेमेंट कर रहे होगे आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तो एंट्री दे दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी को रिवर्स कर दो। अभी 2 में आया था आउटस्टैंडिंग, उसको खत्म करने के लिए उसको डेबिट में कर दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश। ठीक है, ये तब हुआ जब हम लोग पेमेंट नहीं दिए, जब देना था हमको। अब हम लोग केस बात कर रहे हैं कि हम एडवांस में पेमेंट दे दिए, मतलब हम इस साल में अगला साल का पेमेंट दे दिए। तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल एंट्री होता है ईबी टू कैश। ठीक है, क्योंकि उस साल का हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये वाला जो पेमेंट है वो तो हम अगले साल का दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय बेनिफिट को लेके एक्सपेंस हम उसको नहीं लिख सकते कि ईबी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमको ईबी की जगह लिखना होगा प्रीपेड सैलरी। वो एक एसेट क्रिएट करना होगा, क्योंकि वो अगला साल या जब भी उसका है तो रिवर्स होगा, तो लिखाएगा प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और प्रीपेड सैलरी चला जाएगा एसेट साइड में, पीएल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस साल का है ही नहीं, पीएल में वो जाता है जो उस साल का रहता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब एक चीज़ होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये तो जनरल सारा बात बोल दिए कि सैलरी या तो मिल गया या नहीं मिला, या फिर एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो हम लोग ये पीएल में डाल देते हैं सैलरी को, पीएल अकाउंट डेबिट टू ईबी, और उसके बाद या तो पेमेंट करो टू कैश करो ईबी को, या फिर आउटस्टैंडिंग करो या प्रीपेड करो, समथिंग। लेकिन एक बात तो, अगर कोई मशीन प्रिपेयर हो रहा है, पीपी क्रिएट हो रहा है, या फिर कोई इन्वेंट्री क्रिएट हो रहा है, उसमें अगर उस इन्वेंट्री को क्रिएट करने में अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कोई इंप्लॉय का सैलरी है, तो भी उस सैलरी को हम लोग पीएल में डालेंगे? नहीं, वो सैलरी हो जाएगा कैपिटलाइज। तो उसका एंट्री क्या होगा? पीपी अकाउंट डेबिट या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब पीपी का वैल्यू बढ़ा दोगे उसके सैलरी से, जो भी तुम उसको सैलरी दे रहे हो। ठीक है, चलो, ये बात हो गया सैलरी का।
क्या था ये, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अब हम लोग दूसरा शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात करेंगे, वो है बोनस टू एम्प्लॉय। बोनस टू एम्प्लॉय का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है बोनस टू एम्प्लॉय का। कि बोनस पहले ठीक है, नॉर्मल एंट्री बात करते हैं। बोनस टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हो तो क्या एंट्री दोगे? बोनस टू एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये जो बोनस टू एम्प्लॉय है उसको डाल देंगे पीएल में। पीएल टू बोनस टू एम्प्लॉय और बोनस टू कैश, ठीक है। तो ये नॉर्मल एंट्री हो जाएगा। ये है कब? जब हम इसी साल हम अगर बोनस दे रहे हैं एम्प्लॉय को, और इसी साल का बोनस है, मतलब 11-12 का ही बोनस है और 11-12 में दे रहे हैं, तब एंट्री है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, बोनस क्या होता है, एक तरीके से अगर इंसेंटिव लेके चलो, क्या कि कंपनी बोला कि अगर फिनेंशियल ईयर 11-12 में तुम अगर अपना सेल्स टारगेट अगर पूरा कर लेते हो तो फिनेंशियल ईयर 12-13 जो नेक्स्ट ईयर में, उसमें तुमको हम बोनस देंगे, ठीक है। तो 11-12 में वो एम्प्लॉय टारगेट पूरा कर देता है, तो एंट्री कब देंगे? 11-12 में एंट्री देंगे या 12-13 में देंगे? मेरे भाई 11-12 में देंगे, क्योंकि बोनस किस साल के लिए था? 11-12 के लिए था, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा 11-12 के बुक्स में। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या मेथड है? बोनस टू एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू, एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे टू पेएबल्स। क्यों? क्योंकि भाई अगर पैसा दे देते तो कैश करते, लेकिन पैसा तो 11-12 में नहीं दे रहे, 12-13 में दे रहे हैं, तो कैश देने की जगह एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दो। तो एंट्री आ बोनस टू एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स। बोनस टू एम्प्लॉय जाएगा पीएल में, पेएबल्स जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तुम्हारा लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। अगला साल जब तुम 11-13 में पेमेंट करोगे तो बोनस टू ये पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर देना, ठीक है। समझ में आ गया? बस ये था दूसरा पार्ट बोनस टू एम्प्लॉय का, शॉर्ट टर्म बेनिफिट का। अब हम लोग तीसरा बात करने वाले जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट में आता है, उसको कहते हैं लीव कॉम्पनसेशन। लीव कॉम्पनसेशन क्या है? देखो भाई क्या होता है, याद होगा तुमको, एक पॉइंट आता है, इसको कहते हैं पेड लीव। मतलब कि तुम छुट्टी पे रहो, तुम छुट्टी ले लो, लेकिन तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा, तुमको उतना पैसा तुमको दे दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, तुमको 20 दिन का, 30 दिन का तुमको काम करना है, लेकिन उसमें है कि 2 दिन का तुम्हारा पेड लीव है, तो तुम भले ही 2 दिन छुट्टी ले लोगे, लेकिन तुम्हारा सैलरी एकदम वही आने वाला है। तो दिस इज नोन एज पेड लीव, ओके। तो यही है लीव कॉम्पनसेशन, मतलब लीव को तुमको कॉम्पनसेट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब उस तरीके से नहीं, कॉम्पो वाला बात नहीं है, ठीक है। लीव कॉम्पनसेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है एक होता है एक्यूमुलेटेड लीव कॉम्पनसेशन, एक होता है नॉन एक्यूमुलेटिव लीव कॉम्पनसेशन। एक्यूमुलेटिव लीव कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है कि अगर तुम इस महीना तुमको 2 लीव कॉम्पनसेशन मिला था, मतलब जब तुमको पैसा मिलेगा तुम्हारी छुट्टी का, तो तुम और लेकिन तुम वो छुट्टी नहीं ले रहे हो, तो तुम ये जो लीव 2 दिन का इस साल का इस महीना का है, तुम अगले महीने उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब कि अगर अनयूटिलाइज्ड लीव बैलेंस है, तुम उसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, तो ये होगा एक्यूमुलेटिव, ठीक है। एक होता है नॉन एक्यूमुलेटिव, मतलब कि दो दिन तुमको छुट्टी मिला था, अलाउ किया गया था, तुम नहीं लिया, तो उसको तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, अगला महीने तुमको 2 ही मिलेगा, ये नहीं कि तुमको 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो किसका अकाउंटिंग करेंगे भाई? हम लोग करेंगे एक्यूमुलेटिव का। नॉन एक्यूमुलेटिव का अकाउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई वो कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं रहा है। जिस महीने उसको मिलना चाहिए था, जिस महीने उसको छुट्टी लेना चाहिए था, वो छुट्टी नहीं लिया, तो ये उसका गलती है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, तो उसका कोई हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अब याद दिमाग मत लगना, सर बोले बस नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक, ओके। चलो अब हम लोग बात करना है, नॉन एक्यूमुलेटिव खत्म हो गया। दूसरा जो है एक्यूमुलेटिव, जिसमें कैरी फॉरवर्ड होता है। तो एक्यूमुलेटिव लीव कॉम्पनसेशन का भी 2 टाइप होता है। क्या? एक है वेस्टिंग, एक है नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग का मतलब क्या? तो अब तुम इंडेस वो क्या कहते हैं, एसबीपी वाला दिमाग में मत ले आना कि वेस्टिंग पीरियड और नॉन वेस्टिंग पीरियड, वो नहीं है। ये वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग अलग है। वेस्टिंग का मतलब होता है कि तुम अपना जो तुम्हारा लीव बैलेंस है, जो तुम लीव अनयूटिलाइज किए हो, जो तुम मतलब यूटिलाइज नहीं किए हो, उसको तुम इन कैश करा सकते हो। तो ऐसा लीव जिसको तुम इन कैश करा पाओ, उसको कहेंगे वेस्टिंग वाला, ठीक है। और जिसको तुम क्या उसको कहते हैं, उसको तुम इन कैश नहीं करा सकते हो, बस तुम उसको कैरी फॉरवर्ड करके उस लीव को अवेल कर सकते हो, तो उसको कहेंगे नॉन वेस्टिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, इस महीने में तुमको 2 लीव मिला, तुम 2 में से 1 लीव नहीं लिया और ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि ये तो एक्यूमुलेटिव था। ऊपर से कैरी फॉरवर्ड होने का अगला महीना क्या हुआ कि तुम्हारे पास टोटल 4 हो गया, क्योंकि उस महीना में 2 मिला, तो 4 लीव हुआ। अब 4 में से तुम बोला कि हम 3 छुट्टी ले लेते हैं, 3 छुट्टी ले लिया, 1 छुट्टी बचा, तुम 1 छुट्टी का बोल सकते हो कि हमको इसका कैश दे दो। हम मतलब ये वेस्टिंग वाला था कि इसमें तुम ये नहीं कि 1 छुट्टी है तो तुम 1 छुट्टी ले सकता है, नहीं, इसमें क्या है कि तुमको कैश दे देगा कंपनी, तो 1 दिन का तुमको कैश मिल जाएगा, तो ये वेस्टिंग।
और नॉन वेस्टिंग क्या है कि अगर इस महीना 2 दिन का छुट्टी था, तुम नहीं लिया, अगला महीना तुमको 4 दिन का छुट्टी मिलेगा, लेकिन तुम कंपनी को ये नहीं बोल सकता कि सर हमको कैश दे दीजिए, ठीक है, तुमको 4 दिन का छुट्टी मिलेगा, ठीक है। अब वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग के बीच का जब मेन जो पॉइंट आता है डिफरेंस का, जो क्वेश्चन बनाने टाइम याद आना चाहिए, वो अभी बता देते, तो नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा जब जर्नल एंट्री बनाओगे, ठीक है। तो अभी बता देते क्या, वेस्टिंग पीरियड का जो लीव है उसका जो तुम पैसा दे रहे होगे ना, तो वो जो पैसा दोगे उसमें सैलरी का जो अमाउंट है वो दोगे ही, और जो लीव का बैलेंस है, लीव का जो अमाउंट है वो भी दोगे, मतलब तुमको टोटल बैंक से जो पैसा जाएगा कंपनी का, वो सैलरी प्लस लीव दोनों जाएगा, ठीक है। लेकिन वही जब नॉन वेस्टिंग का है तो उसमें सैलरी का ही अमाउंट सिर्फ जाएगा, ये जो नॉन वेस्ट जो लीव बैलेंस है उसका अमाउंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मेरे भाई वो इन कैश नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अभी दिमाग में अगर नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं है, हम लोग अभी आगे एंट्री देखेंगे तो समझ में आ जाएगा बात, ठीक है। चलो, एक नोट तुमको याद ही होगा क्या कि एज सेड अर्लियर, बुक द एक्सपेंस इन ईयर ऑफ अक्रूवल। जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में उसको बुक करो, भले वो कभी पेमेंट हो रहा है, ठीक है। दैट इज एक्सपेंस इन ईयर इन विच लीव वाज अर्नड। जब लीव कॉम्पनसेशन का बात है तो इसमें क्या होगा कि कंपनी कौन से साल में लीव का जो, जैसे कि वेस्टिंग वाला लीव है तो उसमें पैसा दे रही है कंपनी, तो एक पैसा तो जैसे कि इस महीना का एक महीना, इस महीना उसको 2 को छुट्टी मिला था, वो नहीं मिला, नहीं लिया, वो अगला महीना ले रहा है, ट्रू, अगला महीना ले रहा है। तो जो कंपनी है वो किस महीना में उसको जो अगला महीना जो लीव का पैसा ले रहा है, तो ये जो पैसा है वो इस महीना उसको बुक करेगी कि इस महीना बुक करेगी? मेरे भाई जिस महीने का लीव है उस महीना में ना, उस महीना में बुक करेगी, समझे। इसे लिखा हुआ है एक्सपेंस इन ईयर इन विच लीव वाज अर्नड। इस महीना में अर्न किया गया तो इसी महीना में, हम महीना गलत यूज़ कर रहे हैं, साल यूज़ करो, इस साल में अगर उसको वो अर्न किया है ये लीव, तो इसी साल में उसका एंट्री एक्सपेंस बुक होगा, भले ही इसका पेमेंट अगला साल हो रहा है, लेकिन एक्सपेंस इस साल होगा जिस साल में उसको लीव अर्न किया है, ठीक है, ओके। तो ये जो जर्नल एंट्री क्या होगा, ये जो हम लोग एक्सपेंस बुक कर रहे हैं लीव का, लाइक एक तो सैलरी का तो एक्सपेंस होगा ही कि हम इतना सैलरी तुमको देंगे, प्लस ये जो तुमको जैसे कि एक साल में उसको था 6 करोड़, उसका सैलरी था 50 करोड़ रुपया, ठीक है, और उसको दिया गया था छुट्टी 30 दिन का अवेलेबल था छुट्टी, लेकिन वो 30 दिन का छुट्टी नहीं लिया। वो एक सेकंड, जैसे कि क्वेश्चन तुमको देते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आया हुआ है पेज 373 पे कि शंकर को सैलरी था 6 करोड़ एक साल का, मतलब 50 लाख रुपया पर मंथ, दैट इज 30 दिन का, 30 दिन में उसको 50 लाख मिलता था, और उसको 40 दिन अवेलेबल किया गया है छुट्टी के लिए, ठीक है। तो जो कंपनी है, तो जो शंकर है वो बोलता है कि हम 10 दिन छुट्टी लेंगे, तो वो एक साल में 10 दिन छुट्टी लिया, 30 दिन का उसका लीव अवेलेबल है, ठीक है। तो कंपनी तो को तो पता है कि 30 दिन का छुट्टी वो कैरी फॉरवर्ड करेगा और अगले साल उसका इन कैश करा लेगा, या हो सकता है इसी साल इन कैश करा ले। तो जो एक्सपेंस होगा वो कौन से साल बुक करेगी? जिस साल लीव उसको मिला था, राइट। तो ये जो एक तो सैलरी उसको देगी ही, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 6 करोड़ रुपया। ये जो लीव का एक्सपेंस बुकिंग है उसका एंट्री क्या होगा? उसका एंट्री होता है लीव कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स अकाउंट। क्या होता है? लीव कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेएबल अकाउंट। लीव कॉम्पनसेशन एक्सपेंस जाएगा पीएल में, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंस है, तो लिखा जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू लीव कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, क्योंकि उस साल का वो एक्सपेंस है, भले पेमेंट कभी हो रहा है, तो पीएल में तुम्हारा एक्सपेंस चला जाएगा। और वो जो एक्सपेंस गया है लेकिन वो पेमेंट तुम नहीं करो, क्योंकि वो पेमेंट तुम हो सकता है अगला साल दोगे, तो कैश ना निकाल के तुम क्या कर रहे हो? लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, टू पेएबल्स कर रहे हो, पेएबल्स तुम्हारा बैलेंस शीट में चल जाएगा। तो एंट्री क्या हुआ? लीव कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया। और जब भी कैश में, जब इस साल का जो तुम कैरी फॉरवर्ड का इस साल का जो एक्सपेंस बुक किए हो, वो अगला साल वो आदमी लीव का इनकैशमेंट कर रहा है, तो जो पेमेंट दोगे उसका एंट्री क्या होगा? वो एंट्री होगा पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बात खत्म, क्योंकि अभी तुम लायबिलिटी क्रिएट किए थे, अभी तुम लायबिलिटी खत्म कर रहे हो उसको कैश देके, ठीक है। चलो, तो ये तो जर्नल एंट्री हो गया, लेकिन कितना अमाउंट जाएगा? जो एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो कितना जाएगा? तुम जर्नल एंट्री दे दिया कि हाँ इतना का एक्सपेंस हो रहा है, ये एक्सपेंस हुआ है इस साल, उसका एंट्री दे रहे हैं, लेकिन कितना अमाउंट एज ए एक्सपेंस लिखोगे? उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ लीव एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज्ड इन नेक्स्ट ईयर आउट ऑफ कैरी फॉरवर्डेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि
इस एग्जांपल में था कि वो कंपनी को एम्प्लॉय को मिला था 40 दिन का छुट्टी, वो लिया 30 दिन का छुट्टी, ठीक है, सॉरी 40 दिन का छुट्टी था, 10 दिन छुट्टी लिया, 30 दिन वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। भले ही कैरी फॉरवर्ड वो 30 दिन कर रहा है, लेकिन कंपनी को एक एक्सपेक्टेड है कि छुट्टी लेगा 25 दिन। तो जब भाई वो 25 दिन का ही वो सैलरी लेगा, छुट्टी नहीं लेगा, वो अगले साल 25 दिन का भले ही 30 दिन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन वो सैलरी सिर्फ लेगा 25 दिन का। तो हम पेबल्स की जो हमारा लाइबिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, जो एक्सपेंस हम बुक कर रहे हैं इस साल में, तो कितना का एक्सपेंस बुक करेंगे, उतना ही एक्सपेंस करेंगे कि जितना एक्सपेक्टेड है कि वो इनकैश करेगा। इसलिए उसका फॉर्मूला क्या होगा एक्सपेंस निकालने का, नंबर ऑफ लीव एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज्ड इन नेक्स्ट ईयर आउट ऑफ द कैरी फॉरवर्ड। 30 में से 25 दिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो लीव हम लोग कितना का निकालेंगे, 25 दिन का, उसी का हम लोग एक्सपेंस बुक करेंगे और लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको अच्छा से समझने के लिए यही जो एग्जांपल अभी दे रहे थे वो एग्जांपल समझ लो। क्या बोला, वेस्टिंग लीव है। वेस्टिंग लीव का मतलब क्या कि तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे और इन कैश करोगे। तो शंकर एके लिमिटेड में काम करता है, उसका सैलरी 6 करोड़ पर एनम है, ठीक है, 6 करोड़ पर एनम मतलब 50 लाख रुपये का पर मंथ है, ठीक है। और उसको मिला है 40 दिन का छुट्टी अवेलेबल है। 11-12 में फाइनेंशियल ईयर 11-12 में शंकर अवेल करता है सिर्फ 10 दिन का छुट्टी, मतलब उसके पास 30 दिन का लीव पीरियड है, ठीक है। 30 दिन का मतलब बैलेंस बच गया जिसको वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, वो 11-12 में है। 11-12 में उसको 40 दिन का छुट्टी मिला था, वो 10 दिन छुट्टी लिया, 30 दिन उसका बैलेंस है, ठीक है। और ये बात इसमें नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी कितना एक्सपेक्ट करेगी, कितना लीव वो इन कैश करेगा, इसलिए इसमें मान के चलते हैं कि पूरा 30 दिन का वो इन कैश करेगा, ठीक है। तो एक्सपेंस कितना बुक होगा, पूरा 30 दिन का एक्सपेंस बुक होगा, ठीक है। एक्सपेंस बुक करने का जर्नल एंट्री क्या है, लीव कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट, लीव कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स अकाउंट, क्योंकि कैश हम लोग नहीं दे रहे हैं 11-12 में, वो अगला साल देंगे जब भी वो इन कैश करेगा। तो देखोगे 11-12 में कंपनी बुक्स में पॉइंट नंबर 2 में एक्सपेंस बुकिंग का है 50 लाख रुपया। ये 50 लाख कैसे आया है, क्या बोले थे, उसका सैलरी 6 करोड़ है, तो एक महीना का सैलरी 50 लाख रुपया है, एक महीना मतलब 30 दिन, तो 30 दिन में 50 लाख, तो 30 दिन का उसके पास बैलेंस था, तो उतना ही दिन का वो इन कैश करेगा, तो हम लोग 50 लाख का बनाएंगे। तो ये तो हो गया तुम्हारा एक्सपेंस बुकिंग का। उसको सैलरी तो दोगे ही, तो सैलरी का अकाउंट लिख दो, सैलरी अकाउंट डेबिट, जैसे कि 11-12 में सैलरी तो उसको दे ही रहे हो, लीव का भी उसको सैलरी, लीव का भी उसको इनकैश मिलने वाला है, लेकिन अभी इनकैश नहीं कर रहा है, वो अगला साल कर रहा है। तो 2 एंट्री जाएगा ना 11-12 में, एक तो सैलरी देने का और एक लीव एक्सपेंस बुक करने का, तो वही वाला एंट्री है। समझ में आ गया तुमको। और जब 11-12 में हुआ, 12-13 में आ गया, 12-13 में फिर उसको 30 दिन का छुट्टी मिला, 40 दिन का छुट्टी मिला, ठीक है। लेकिन पहले से उसके पास वो कैरी फॉरवर्ड कितना किया था, 30 दिन, तो टोटल 12-13 में उसके पास कितना अवेलेबल बैलेंस है, 70 दिन। इसमें बोल रहा है कि 12-13 में वो अवेल किया 40 दिन, फिर उसके पास 30 दिन का हो गया अवेलेबल बैलेंस जो वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो फिर हम लोग उस 30 दिन का एक्सपेंस बुक करेंगे। तो देखो एक्सपेंस बुक इसमें नहीं, जर्नल एंट्री, एक सेकेंड, हाँ सॉरी 30 दिन का 40 दिन, इस साल 12-13 में उसको 40 दिन का छुट्टी मिला, कैरी फॉरवर्ड किया था 30 दिन, 70 दिन, 70 दिन उसके पास अवेलेबल था। वो क्या किया कि 40 दिन का छुट्टी ले लिया और बोल रहा है कि जो 30 दिन मेरे पास अभी बचा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस है, उसको हमको इनकैश कर दो। पिछला साल वो इनकैश नहीं किया था 11-12 में, लेकिन 12-13 बोल रहा है कि इनकैश कर दो। तो 11-12 में हम लोग पहले से उसका लाइबिलिटी क्रिएट कर दिए थे, 30 दिन का लाइबिलिटी क्रिएट किए हुए थे। तुम्हारा लीव इनकैशमेंट, लीव कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल टू पेबल्स, तो पेबल्स एक्सपेंस लाइबिलिटी तुम्हारा क्रिएट था, उसी लाइबिलिटी से तुम इसको कैश कर दो क्योंकि कैश कर रहा है, तो पेबल्स टू कैश कर दो 50 लाख रुपया, उतना ही मांग रहा है, उतना है भी मेरे पास पहले से, ठीक है। और सैलरी तो दो गई उसको, सैलरी तो दो गई है। पिछला साल लीव इन कैश नहीं कर रहा था तो एक्सपेंस बुक कर रहे थे, इस साल लीव इन कैश कर रहा है तो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका था, ये था वेस्टिंग पीरियड का, मतलब वेस्टिंग एक्यूमुलेटिव लीव कॉम्पनसेशन का, ठीक है। जहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, पेमेंट क्या किए हैं, सैलरी, हम लोग पेमेंट क्या कर रहे हैं, सैलरी 6 करोड़ प्लस लीव इन कैश, ये टोटल हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो 6.5 करोड़ रुपया उसको दे रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी लीव होता है इसमें वो इन कैश कर सकता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन वेस्टिंग वाला। नॉन वेस्टिंग क्या होता है, जिसमें वो लीव इन कैश नहीं कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, इन कैश नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या, हम अभी जब बताए थे तो बोले थे कि एक बात बता देते जो जर्नल एंट्री में समझ में आएगा, क्या कि जब हम लोग नॉन वेस्टिंग का बात करेंगे तो जो पेमेंट जाएगा ना वो इक्वल टू सिर्फ सैलरी होगा, उस सैलरी में ये नहीं होगा। हम लोग जब वेस्टिंग कर रहे थे तो उसमें सैलरी प्लस हम लोग लीव इन कैश का दोनों मिला के उसको पेमेंट कर देते हैं, लेकिन इस जब हम लोग नॉन वेस्टिंग करेंगे तो जो पेमेंट होगा वो इक्वल टू सैलरी ही होगा, बस। ये नहीं कि सैलरी प्लस एक्सेस पेमेंट ऑफ लीव इन कैश, नहीं, क्योंकि इसमें लीव इन कैश ही नहीं होगा, तो टोटल सैलरी का ही अमाउंट जाएगा, ठीक है। उसका जर्नल एंट्री देखते हैं।
ठीक है, सेम एग्जाम्पल है जो अभी हम लोग पढ़े थे शंकर का, बस इसमें बात ये है कि सेम क्वेश्चन है कि उसको वो शंकर था, उसको 6 करोड़ सैलरी है, 50 लाख पर मंथ, तो उसको 40 दिन मिला है छुट्टी, तो 11-12 में वो 10 दिन का छुट्टी लिया है, तो उसके पास 30 दिन का अवेलेबल बैलेंस है। ये नॉन वेस्टिंग अक्यूमुलेटिंग है, तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो एक्सपेंस तो हमको बुक करना होगा 11-12 में, तो पहले सैलरी उसको दे दिया और लीव कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, लाइबिलिटी फिर क्रिएट कर दिया, अपना एक्सपेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्यों किया एक्सपेंस क्रिएट भाई? वो कंपनी तो उसको इन कैश करके देगी ही नहीं, तो एक्सपेंस का है बुक कर रहे हो? अभी समझ में आएगा, देखो। तो ये हुआ 11-12 का। अब 12-13 नेक्स्ट ईयर आया। नेक्स्ट ईयर में एम्प्लॉय का सेम हाल है, उसको वो पहले इस 12-13 में उसको 40 दिन फिर मिला और 30 दिन का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया था, उसके बाद 70 दिन था। 70 दिन से फिर से वो क्या किया कि 40 दिन का वो छुट्टी ले लिया और बोल रहा है कि 30 दिन का हमको अथी चाहिए, छुट्टी चाहिए। ठीक है, और मतलब टोटल 70 दिन का वो छुट्टी ले रहा है। ठीक है, तो इसमें तो इनकैश नहीं कर सकता, इसलिए वो पूरा 70 दिन का छुट्टी ले लिया। तो फिर नेक्स्ट ईयर क्या एंट्री देंगे हम लोग? एक तो सैलरी का एंट्री जाएगा ही, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वो तो जाएगा ही, लेकिन लीव इन कैश हो नहीं रहा है, और लेकिन तुम्हारा लाइबिलिटी तो क्रिएट है। तो क्या करें हम लोग? लाइबिलिटी क्यों क्रिएट किए जब इन कैश नहीं होगा? बताते हैं। देखो अभी एंट्री देखो कि पेज नंबर 375 पे सैलरी अकाउंट डेबिट 5.5 CR, पेबल्स अकाउंट डेबिट 50 लाख, टू कैश 6 करोड़। तुमको याद है अभी हम क्या बोले थे कि जब नॉन एक्यूमुलेटिव में बात करोगे तो जो बैंक से पेमेंट जाएगा इक्वल टू सैलरी होगा। हमारा सैलरी कितना है? देखो 6 करोड़। समझ में आया? बैंक से कितना निकला? टोटल जो सैलरी उसका 6 करोड़ रुपया, और सैलरी में कितना जा रहा है? देखो 5.5 CR जा रहा है। उसका सैलरी भले ही 6 करोड़ है, लेकिन इसमें डेबिट में कितना लिखा है? सिर्फ 5.5 CR। क्यों? क्योंकि वो लीव अवेल किया है, लेकिन लीव अवेल किया है, इस साल का लीव अवेल किया, लेकिन पिछला साल का 30 दिन का उसके पास तो अवेलेबल था पहले से। समझ में आया तुमको? तो जो पिछला साल का उसके पास अवेलेबल था, उसको इस साल वो अपना पेमेंट ना कम कर क्या कर रहा है? 30 दिन का जो पिछला साल वो नहीं लिया था, इस साल ले लिया, इसलिए उसको यूटिलाइज कर दिया गया। तो पिछला साल उसको लाइबिलिटी कंपनी क्रिएट किया था क्योंकि वो नहीं लिया था, इस साल वो लाइबिलिटी कंपनी कम कर देगी। क्यों? क्योंकि अब वो लीव ले लिया। तो पेबल्स हम लोग जो पिछला साल क्रिएट किए 50 लाख का, पेबल्स को 50 लाख कम कर दो। और सैलरी मेरा कम इसलिए हुआ था कि 40 दिन का मेरे पास पेड लीव था, तो पेड लीव तो ले ही लिया, ऊपर से 30 दिन का बैलेंस था वो भी ले लिया, इसलिए उसका सैलरी 6 करोड़ जो मिल रहा था उसको 6 ही करोड़ मिला, उसका सैलरी कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पिछला साल अवेल नहीं किया था। बस, तो हम ये जो सैलरी 5.5 CR है वो बैलेंसिंग फिगर है। ये मेरे मुँह से भी गलत निकल गया था कि वो छुट्टी लिया था इसलिए उसका पैसा कट गया, नहीं, 40 दिन उसका पेड लीव था और 30 दिन ओपनिंग बैलेंस था, क्योंकि पिछला साल वो 30 दिन नहीं लिया था। तो 30 दिन का इस बार उसको अपना पैसा में यूटिलाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको इनकैश नहीं कर सकता है, और सैलरी का कम कर दिया जाएगा। ठीक है, दिमाग में बात क्लियर हो गया? इसलिए अब जब भी तुम वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग का जब क्वेश्चन बनाएगा तो दोनों में एंट्री सेम जाएगा कि एक तो सैलरी का तुम एंट्री और एक एक्सपेंस का बुकिंग, दोनों में सेम बुकिंग होगा। लेकिन जब पेमेंट का बारी आएगा तो वेस्टिंग वाला में हम लोग पेमेंट करते हैं, जो टोटल बैंक से निकलेगा वो सैलरी प्लस एक्सपेंस बुक्ड वो हो जाएगा। लेकिन नॉन वेस्टिंग में क्या होगा? पेमेंट इज इक्वल टू सिर्फ सैलरी ही होगा, जितना उसका सैलरी सिर्फ उतना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? बस अब आ जाओ तुम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 10.1, कॉपी में पेज 375। LDR क्वेश्चन है, निरंजन इज वर्किंग फॉर इन्फोटेक कंपनी, कंसिडर फॉलोइंग फॉर पर्टिकुलर्स। 10/11 में उसका सैलरी था 30 लाख रुपया, अगला साल भी 30 लाख। नंबर ऑफ वर्किंग डे कितना मिला है? 300 दिन मिला है। लीव अलाउ कितना हुआ है? उसको हर साल 10 दिन उसको लीव अलाउ किया जाता है। तो 10/11 में वो लीव कितना लिया है? 7 दिन का, मतलब वो 3 दिन का लीव नहीं लिया। ओके, और ये क्वेश्चन है हमको लगता है कैरी फॉरवर्ड का। ठीक है, क्योंकि आगे देखो क्या लिखता है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इन्फोटेक अज्यूम डैट मिस्टर, नहीं एक सेकंड, देखो एक उसको ऊपर से पहले देखो, जब बॉक्स में लिखा हुआ है कि लीव अलाउड था 10 दिन, 10/11 दोनों में, 10/11 में लीव टेक करता है 7 दिन, तो उसके पास अवेलेबल कितना है? 3 दिन। वो 3 दिन देखो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। कैसे? क्योंकि जब तुम 11/12 का लीव टेकन देखोगे तो उसमें लिखा है तुमको 13 दिन, उसको लीव अलाउ किया था सिर्फ 10 ही दिन, लेकिन वो टेक कैसे कर रहा है? 13 दिन, और अनयूटिलाइज कितना है? 0। तो ये 13 दिन कैसे हो गया? क्योंकि वो एक्यूमुलेट हुआ है, इसलिए ये एक्यूमुलेटिव का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, और हाँ, उसका क्या लिखता है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इन्फोटेक अज्यूम दैट निरंजन विल अवेल द अनयूटिलाइज लीव ऑफ 3 days ऑफ 10/11 to 12। तुमको बोले थे कि जब एक्सपेंस का अमाउंट निकालते हैं तो यूज़ करते हैं, तो
तो हम लोग एस्टिमेट यूज़ करते हैं कि कंपनी क्या एस्टिमेट करती है कि आउट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इसमें कैरी फॉरवर्ड कर रहा है 3 दिन, तो आउट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वो कितना यूटिलाइज करेगा अगला साल, तो इसमें बोल रहा है कि पूरा 3 दिन यूटिलाइज कर लेगा अगले साल, उसका एक्सपेक्टेशन है, कंपनी का एस्टिमेट यही करता है, तो हम लोग पूरा 3 दिन का एक्सपेंस बनाएंगे, ठीक है। इन्फोटेक कंटेंट दैट इट विल रिकॉर्ड 30 लाख एज ई समथिंग 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 लिखा हुआ है, फिर नीचे लिखा हुआ है कमेंट ऑन अकाउंटिंग, ये अभी मत पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा है, कमेंट ऑन अकाउंटिंग प्रोपोज टू फॉलो बताना, जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। तो 10-11 में पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री का 2 को पास करना होता है, एक तो सैलरी का, तो सैलरी क्या है 30 लाख रुपया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 30 लाख रुपया चल गया, सैलरी पीएल में जाएगा, बात करो तो तुमको पता है, देख लो लिखा भी हुआ है तुम्हारा सैलरी 30 लाख रुपये, ठीक है। अब तुम अथी बुक करोगे, क्या करोगे बुक, एक्सपेंस बुक करोगे। एक्सपेंस बुक करने का एंट्री लीव कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा पेबल्स, ठीक है। तो टू पेबल्स कर दिए, कितना लीव एक्सपेंस जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या बोलते थे, नंबर ऑफ डेज एक्सपेक्टेड टू बी अवेल्ड, ठीक है। तो ये 3 दिन अवेल कर रहा है, तो 3 दिन का तुमको सैलरी निकालना होगा। 3 दिन का सैलरी कैसे निकलेगा, 30 लाख टोटल सैलरी है, 300 दिन का, तो 1 दिन का सैलरी तुम्हारा हो जाएगा 10,000 रुपया, तो 3 दिन का छुट्टी के 3 दिन का सैलरी कितना हुआ 30,000 रुपया, देखो 30,000 रुपया लिख दिया, वहाँ रेट पेन से लिखा भी हुआ एस्टिमेटेड टू बी अवेल्ड, ठीक है, ओके। तो ये लिखा गया, और उसके बाद जब अगला साल 11-12 में क्या कर रहा है कि वो लीव अवेल कर रहा है, मतलब लीव अवेल कर रहा है, इन कैश नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, ये है नॉन वेस्टिंग का। तो नॉन वेस्टिंग में हमको एक बात याद रहना चाहिए कि जो बैंक से जो पेमेंट जाएगा वो टोटल इक्वल टू सैलरी आएगा, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़े हैं यही है। तो देखो टू कैश टोटल 30 लाख रुपया लिख रहा है, साथ साथ तुमको लिख गया पेबल्स पहले से कितना था उसके पास, मतलब पेबल्स का लाइबिलिटी कितना से क्रिएट किया था 30,000 से, क्योंकि 3 दिन का नहीं लिया, तो 30,000 से कर दो। अब बैलेंसिंग फिगर सैलरी के अकाउंट में डाल दो, देखो 29,70,000 रुपया। समझ में आ गया कि जब नॉन अथी का बात कर रहे हैं, नॉन क्या उसको कहते हैं वेस्टिंग का, जब इन कैश नहीं हो रहा है तो पेमेंट जो होगा वो सैलरी ही होगा, प्लस एक्सेस पेमेंट का नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस पेमेंट तो इन कैश में होता है, या इन कैश ही नहीं हो रहा है, तो जो होगा सैलरी से होगा, आई सैलरी का ही अमाउंट होगा टोटल। तो पेमेंट्स के लिए टोटल गया 30 लाख रुपया, पहले से ट्रेड पेबल यूज़ कर लो और सैलरी में कितना जाएगा वो लिखा जाएगा, बस। क्वेश्चन में दिया वाई सैलरी इज ओनली 29,70,000 बट स्टिल एम्प्लॉय सैलरी इज 29 लाख एज पर द एंट्री, सैलरी तुम बोल रहे हो कि 29,70,000 है, लेकिन उसको तो कैश दे रहे हो तुम 30 लाख रुपया, क्या लॉजिक है। अरे भाई यही लॉजिक है कि उसको 30 लाख हम देंगे, भले ही उसका सैलरी 29,70,000 बनता है, क्यों है, क्योंकि वो लीव इन कैश नहीं कर, ये अलग टॉपिक है मत पढ़ो था, ठीक है। और हाँ एक क्वेश्चन इसमें बीच लिखा होता है कि इन्फो लिमिटेड कंटेंट दैट इट विल रिकॉर्ड 30 लाख एज इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन ईच ऑफ द 2 ईयर 11-12 स्टेटिंग दैट द लीव विल इन केस बी यूटिलाइज्ड इन 11-12। कंपनी क्या बोल रही है कि इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30 लाख रुपया जाएगा 10-11 में भी और 11-12 में, लेकिन जब तुम पहला देखोगे तो पहला तो तुम अति देखोगे क्या उसको कहते हैं क्या उसको कहते हैं यार 10-11 जब जनरल एंट्री देखोगे तो टोटल ईबी में तुम्हारा कितना पैसा जा रहा है, ध्यान से देखो, वो जा रहा है 30,30,000 रुपया, 30,30,000 रुपया जा रहा है। कैसे जा रहा है मेरे भाई समझो, हम ये बात नहीं, हम बताना भूल गए थे, आई एम वेरी मच सॉरी, बता देते हैं, यहाँ हम रेड पेन से लिख भी देते हैं, 1 मिनट। जब भी हम बोलते हैं ये बात कि लीव कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट, लीव कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, तो लीव कॉम्पनसेशन को डाल देते हैं पीएल में और टू पेबल्स जाता है बैलेंस शीट में। तो जो पीएल में जाता है वो सीधा ही नहीं लिखा जाता कि पीएल टू लीव कॉम्पनसेशन, नहीं, वो P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का एक कॉम्पोनेंट है लीव इनकैशमेंट, तो उसका क्या लीव कॉम्पनसेशन, तो इसका क्या फ्लो बनेगा, पहले पीएल टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू लीव कॉम्पनसेशन और लीव कॉम्पनसेशन टू पेबल्स, तो ऐसे हो रहा है, तुमको समझ में आ रहा है। इसलिए जब तुम एंट्री देखोगे तो उसका टोटल एंट्री पहला भी सैलरी ईबी टू कैश है 30 लाख रुपया, और दूसरा एंट्री भी यही हुआ, लीव कॉम्पनसेशन ईबी के अंदर आता है, तो ईबी अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, तो टोटल ईबी में कितना जा रहा है 30,30,000, तो 10-11 में ईबी में कितना गया 30,30,000, और अगला साल ईबी में कितना जा रहा है 29,70,000, लेकिन कंपनी बोल रहा है कि दोनों साल हम 30 लाख रुपये डालेंगे ईबी में, तो गलत बोल रहा है, भले ही पेमेंट कुछ हो रहा है, लेकिन ईबी में तो 30,30,000 जा रहा है और 29,70,000 जा रहा है, दोनों जगह गलत है, तो गलत है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है पेज नंबर 10.2 पे। क्या है क्वेश्चन, अज्यूम द सेम इन्फॉर्मेशन एज इन इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उसका सेम इन्फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इन्फोटेक अज्यूम करता है कि निरंजन विल अवेल अनयूटिलाइज्ड लीव ऑफ 2 days इन 10 11 सब्सिक्वेंटली,
मतलब ईव अभी इलस्ट्रेशन 2 में था कि उसको छुट्टी मिला है 3 दिन का, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर रहा है वो 3 दिन, क्योंकि लीव मतलब कि वो लीव अवेल नहीं किया, अनयूटिलाइज लीव है 3 दिन का, और कंपनी एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि वो 3 दिन यूटिलाइज कर देगा। लेकिन इलस्ट्रेशन 3 में क्या बोलता है कि अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 2 ही दिन लीव यूटिलाइज करेगा। 3 दिन भले ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन यूटिलाइज सिर्फ 2 दिन करेगा। तो तुम्हारा दिमाग यहाँ पे समझ में आ गया कि बोलना क्या चाह रहा है। बोलना ये चाह रहा है कि एक्सपेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? जब तुम एक्सपेंस का बुकिंग करोगे, जिस साल का लीव कॉम्पनसेशन है, उस टाइम तुम 3 दिन ना लिख 3 दिन का कैलकुलेट करके 2 ही दिन का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो 1 दिन का सैलरी था 10,000, तो 2 दिन का 20,000, तो 20,000 का तुम एक्सपेंस क्रिएट कर रहे होगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 2 जब देखोगे, हाँ क्या लिखा है, अच्छा हाँ आगे पढ़ते क्वेश्चन। तो ये बात समझ में आ गया कि एक्सपेंस बुक होगा 2 दिन का। आगे क्या लिखा, हाँ ये 10-11 में वो बुक किया 2 दिन का, लेकिन 11-12 जो नेक्स्ट ईयर है उसमें पता चल रहा है कि निरंजन, कंपनी भले ही एक्सपेक्ट किया था कि 2 दिन का उसको छुट्टी मिलेगा, लेकिन निरंजन अवेल कर दिया 3 दिन का छुट्टी। 3 दिन कैरी फॉरवर्ड किया था और अवेल भी 3 दिन कर दिया, लेकिन कंपनी सोचा कि 3 दिन अवेल कर रहा है लेकिन 2 दिन अति लेगा, तो 10-11 में वो 2 ही दिन का एक्सपेंस बुक किया था, लेकिन अब तो 3 दिन ले रहा है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। जब हम लोग एंट्री देंगे पेमेंट का, तो पेमेंट का एंट्री क्या करते हैं, एक तो सैलरी टू सैलरी अकाउंट डेबिट, और जब ये तो नॉन वेस्टिंग है तो क्या एंट्री क्या बताया था, ईबी सैलरी अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट, जो पिछला साल पेबल्स क्रिएट किए तो उसको रिवर्स करते हैं यहाँ पे, पेबल्स भी अकाउंट डेबिट, टू कैश, कैश में कितना जाता है जो टोटल सैलरी है, सैलरी कितना है 30 लाख रुपया, तो टू गया कैश। ठीक है, तुम पेबल्स कितना लाइबिलिटी क्रिएट किए, 20,000 का ना क्रिएट किए, तो रिवर्स कितना कर सकते हो, 20,000 रिवर्स कर सकते हो। तो 30 लाख में से 20,000 जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, 29,80,000। तो देखो बैलेंसिंग फिगर में 29 लाख कितना गया, 80,000 रुपया। क्लीन एंड क्लियर, बात आ गया तुमको समझ में? ओके, तो भले ही हम लोग 2 दिन का बुक किए थे, लेकिन अब वो 3 दिन ले रहा है, तो सैलरी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन पेबल जितना क्रिएट किया उतना ही हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। और पेमेंट कितना जाएगा, नॉन वेस्टिंग है तो पेमेंट उतना ही जाएगा जितना उसका सैलरी है, बात खत्म। ओके, सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। इसलिए हर लोग बोलते हैं कि जब जब नॉन वेस्टिंग का जब क्वेश्चन जनरल एंट्री दोगे तो सीधा लिख दो सैलरी पेबल्स टू कैश, कैश में सैलरी का अमाउंट, ये जो भी पेबल्स में जो भी क्रिएट किया था लाइबिलिटी उसका अमाउंट, और बैलेंस फिगर ये जाएगा, उसका कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो देखो बैलेंस फिगर 29,80,000 चल जा रहा है। 29,80,000 कैसे है, 29,70,000 उसका सैलरी। पिछला ही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2 में देखे तो उसके लिए 29,70,000, लेकिन 10,000 रुपया और एक्सटेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10,000 जो उसको कंपनी को और बुक करना चाहिए था, 20,000 की जगह 30,000 की जगह 20,000 किया था, 10,000 नहीं किया था, तो इस साल अब उसको करना पड़ रहा है, तो बस 10,000 चल गया और एक्स्ट्रा, बात खत्म। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब पेज 377 पे देखो वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग का बीच का डिफरेंस भी दे दिए हैं। वेस्टिंग में एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है क्योंकि लीव इनकैशमेंट है, नॉन वेस्टिंग में एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे इनकैश नहीं होगा। और वेस्टिंग में सैलरी रिमेन कांस्टेंट, जो सैलरी है वो कांस्टेंट रहेगा, पेमेंट जाएगा सैलरी प्लस पेमेंट जाएगा सैलरी प्लस इन कैश। ठीक है, और नॉन वेस्टिंग में जो हमारा बैंक से पेमेंट जाएगा वो कांस्टेंट होने वाला, वो आप दिमाग लगाओ। चलो ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, बाय।